दिखाई दे रहा है कुछ? चलो तो पहले बेसिक दिखाते हैं। हम ये लेक्चर आज नया ही डाल रहे हैं और इसको पूरा देखना। सबसे पहले स्क्रीनशॉट खींच लेना, फिर आगे पढ़ना और पूरा जो भी ट्रिक वगैरह होगा हम सब इसमें लिख देंगे, ठीक है? और जब पूरा ट्रिक लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, उससे न्यूमेरिकल भी तुम्हारा बनेगा। चलो तो आ जाते हैं हम लोग आज नया टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स में। इस थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो पहले इधर देख लो। हम लोग बात करेंगे यहाँ इंटरनल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ हीट के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ वर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चले, समझ में आ रहा ना? इधर देखो यार, डिस्टर्ब मत करना ना, तो मार बैठेंगे। इधर देखो, बोला इंटरनल एनर्जी, हीट के बारे में, वर्क के बारे में। उसके बाद यहाँ देखेंगे इस तीनों के साथ साइन कन्वेंशन कैसा होता है, ठीक है? साइन कन्वेंशन जब हम लोग सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लस कब, माइनस कब, फर्स्ट लॉ क्या होता है, फिर सेकंड लॉ क्या होता है, फिर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट इंजन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। तो इतना चीज पढ़ने वाले इस टॉपिक में, और क्वेश्चन ज्यादातर इसी से माना जाता है और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से। तो हम लोग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ठीक है? तो सब आदमी सीरियस हो जाओ और हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स लॉ या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शुरू करें तो चलो, पहला टॉपिक है, एक टॉपिक तुम लोग पढ़े होंगे बचपन में, आइडियल गैस इक्वेशन। पढ़े हो क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, इधर दिखाई दे रहा है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन तो PV इक्वल टू nRT होता है, ठीक है? P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, वैसे एक बार और पढ़ाएंगे अभी 2 मिनट में, इसके बाद टेंशन नहीं लेना। तो बोल रहा है क्या कि देखो इधर देखो, स्टॉप करो इसको, पागल कर दे, खिड़की को खोल दो। इधर देखो, शुरू करें तो देखो PV इक्वल टू किधर का सही, यार हमको समझ में नहीं आ रहा, तो यहीं पे हम बता दें। पहले इसको देख लो, उसके बाद हम यहीं पे बता दें। उसको नहीं मिटा सकते, उसको पढ़ाना इसलिए उसको नहीं मिटा सकते। और पता है बाबू, हम यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं। तुमको पहले लिख रहे फिर समझा रहे, इससे ना तुम्हारा टाइम सेव होगा। मेरा टाइम नहीं, मेरा टाइम तो ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लिखते हुआ पढ़ाए ना तो ज्यादा टाइम तुमको लगेगा। इसलिए हम पहले लिख दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं, और जो लिखने वाला वो तो हम बताएंगे। तो यहाँ देखो, हम एक इक्वेशन बनते हैं PV इक्वल टू nRT पढ़ते हैं क्या? P मतलब प्रेशर होता है, V मतलब वॉल्यूम होता है, N मतलब नंबर ऑफ मोल होता है, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और T मतलब टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर हम N मतलब नंबर ऑफ मोल बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को N से भी दिखाते हैं, म्यू से भी दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? अब गिवन मास को हम स्मॉल m से दिखाते हैं और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M स्मॉल m, mm मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे देखना एक इंपॉर्टेंट चीज, हम PV इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M RT बोल दे। अरे PV इक्वल टू स्मॉल m की जगह m बाय कैपिटल M लिख दे। अब देखो, इस कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो इस कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास को mm से दिखाते हैं। इसको इधर भेज दे और V को इधर भेज दे, तो देगा PV इक्वल टू M बाय V RT। अरे बोलो ना। तो चलो इसके आगे बताते हैं। यहाँ देखना, अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। PV इक्वल टू MV बाय RT, तो मास बट्टा वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बट्टा वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं PV इक्वल टू, इसकी जगह पर डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम लोग रॉ से दिखाते हैं, तो लिखते हैं रॉ RT। तो फॉर्मूला बन के आता है PV इक्वल टू रॉ RT। तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है और ये भी मॉडिफिकेशन है आइडियल गैस का, ठीक है? इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो ये दोनों को तुमको याद रखना पड़ेगा। PV होगा PM M by M होगा। तो सॉरी, PV नहीं होगा, ये P उधर चला गया, तो ये यहाँ पे कैपिटल M होगा, तो ये PV नहीं होगा, कैपिटल M। ये P मतलब प्रेशर और ये कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास, ये रॉ मतलब डेंसिटी, और R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। इतना बात समझ में आ गया?
तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, कितने तरह का प्रोसेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो शुरू किया जाए, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये के मतलब इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का इंटरनल एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इंटरनल एनर्जी, ये इसके इक्वल होता है। ये डी लगाते हैं ना, इसका मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्म छोटा सा चेंज। तो छोटा सा चेंज डी यू इक्वल टू डी यू के डी प्लस डी यू पी। तो के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी और पी ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये है। अब तुमको बोला इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में लिखा हुआ, ये थ्योरी अपने से एक बार पढ़ लेना। अगर ना दिखाए दे तो हम इसका फोटो डाल देंगे टेलीग्राम पे, बट इसको तुम सिर्फ अभी देख लो, इससे कुछ काम का है नहीं तुम्हारे, बस हम थ्योरी लिखिए, देख लो। काम का जो होगा हम उसके ऊपर लिख देंगे NEET, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग बात करते हैं, हाँ ये काम का है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इंटरनल एनर्जी को जोड़ देते हैं। तो बोला फॉर आइडियल गैस एट, अगर आइडियल गैस है तो टोटल एनर्जी बोलो या इंटरनल काइनेटिक इंटरनल एनर्जी बोलो, ये किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी। कब? जब आइडियल गैस होगा। आइडियल गैस समझे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब आइडियल गैस होगा तो ऐसा कंडीशन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इफ देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस इनटू द मॉलिक्यूलर मोशन, मतलब एक मॉलिक्यूल से इस दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं है। सुन रहे हो ना बेटा बात? इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब एक मॉलिक्यूल के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। अभी हम तुमको पढ़ाएंगे केटीजी, तो वहां पढ़ाएंगे मीन फ्री पाथ। क्या पढ़ाएंगे? मीन फ्री पाथ। तो बोला मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स को है दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मीन पाथ होता है ना, जो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो अभी इतना याद रखना बस कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। लेकिन अगर नो इंटरमोलिकुलर स्पेस तो पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो, ठीक है। आगे चले, बोल रहा है ये सब याद रखोगे तुम, थोड़ा सा कभी काम आ सकता है। इफ गैस मॉलिक्यूल्स इज आइडियल, अगर गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल है तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो गया? काइनेटिक एनर्जी। यहीं पे तो बोले नहीं, देख रहे हो? अरे ये बात तो हम पहले बोल दिए, नहीं याद है, ठीक है। अब डी लगा दे तो डरना नहीं है, तुम डी लगाओ ना लगाओ, डी मतलब स्मॉल चेंज, ठीक है। ऐसे करते हैं, आगे चलें। चलो यहां आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है हमेशा, ऑलवेज हमें फार्मूला होता है U इक्वल टू, अभी हम तुमको चार्ट भी बनाएंगे, वर्डन एक सिस्टम बना देंगे चार्ट इंटरनल एनर्जी वर्डन के साथ साथ वाला, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं U इक्वल टू, इसको बोलते हैं म्यू बोलते हैं, और N भी बोल सकते हैं। N मतलब नंबर ऑफ मोल। तो अभी सीखा है ना, नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिखते हैं? गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास। तो बोल रहा है क्या कि अगर मॉलिक्यूल्स कैसा है? आइडियल है, तो U की जगह क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो हम U की जगह काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो U का फार्मूला होता है, इंटरनल का फार्मूला होता है म्यू सीबी डेल टी। म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल, सीबी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल टी मतलब चेंज इन टेंपरेचर, ठीक है। और डेल भी लगा सकते हैं, डी है अभी डेल भी लगा सकते हैं। तो बोल रहा क्या कि डेल U की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। दूसरा, हम मोल की जगह गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, और सीबी की जगह सीबी लिख दिए, डेल टी की जगह डेल टी लिख दिए। इतना सही है। आगे चलो, बोल रहा क्या, इतना याद रखोगे भाई, इसको याद रखना है। बोल रहा क्या, नोट में मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो एक फार्मूला होता है हीट का, Q इक्वल टू ms डेल थीटा। बताएंगे अभी तुमको, कैलोरीमेट्री में बताएंगे अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो। देखो, तो Q इक्वल टू, इधर देखना बाबू लोग, Q इक्वल टू ms डेल थीटा। ये M मतलब मास, S मतलब स्पेसिफिक हीट, S मतलब स्पेसिफिक हीट, और डेल T मतलब चेंज इन टेंपरेचर। ये फार्मूला कब लगता है? देखो, अगर सुनना एक चीज हमको बताना, अगर हम वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बना ले तो क्या टेंपरेचर चेंज हुआ? नहीं, लेकिन स्टेट चेंज हुआ ना।
तो हम बताएंगे तुमको दो फार्मूला आता है, दो हीट का फार्मूला भी हम सिखाएंगे कैलोरीमेट्री में। एक फार्मूला होता है स्टेट चेंज होने पर, स्टेट मतलब वाटर से क्या बन गया आइस, और एक टेम्परेचर चेंज होने पर। अभी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा लेकिन स्टेट चेंज हो रहा तो अलग फार्मूला। लेकिन अगर वाटर से वाटर हो जाए लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या चेंज हुआ टेम्परेचर, तो उसका अलग तरीका अभी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में सीखेंगे, बट अभी इतना याद रखो Q इक्वल टू ms डेल थीटा, m मतलब मास, S मतलब स्पेसिफिक हीट, और CV मतलब मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला होता है Q बट्टा बोलो ना ms या m डेल थीटा, m डेल थीटा याद रहेगा। अरे बोलो ना, इसको याद कर लेना ये दोनों को। आगे चलो, यहां जाओ, हम साइन कन्वेंशन बताते हैं। ये हम सिखा दिए तुमको कि कैसे नंबर ऑफ मोल इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT, जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, देखना एक इंपॉर्टेंट चीज, साइन कन्वेंशन बताने वाले हैं। देखो दो चीज होता है, समझना यहां से, या फिर पहले देख लो। थोड़ा बेसिक चल रहा है, इस सबको सीखोगे तब तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा। तो हम अभी बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने का ट्रिक वगैरह, ठीक है। तो पूरा बेसिक से सीखेंगे ना, सीखेंगे तो पता चला सिर्फ न्यूमेरिकल करवा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम हर चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पूरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, कम से कम 30 से 40 मिनट का होगा, और पूरा उस 30 से 40 मिनट पूरा थर्मोडायनामिक्स खत्म विद न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो अभी इतना है, इतना काम करो। चलो इधर आ जाओ, पहले हम 2-3 टर्म पढ़ते हैं। टर्म, पहला टर्म के बाद में पढ़ते हैं व्हाट इज सराउंडिंग, और फिर व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज यूनिवर्स। तो सराउंडिंग मतलब जैसे मान लो अभी हम लोग एक रूम में, क्लासरूम में, तो क्लासरूम एक तरह का हम लोग का सिस्टम है, और क्लासरूम के बाहर जाओगे तो सराउंडिंग हो जाएगा। तो जो भी काम किसी बाउंड्री लाइन के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर प्रेशर आ रहा है, जिसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, एक सिस्टम के अंदर होता है, उसको सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर चारों तरफ वाला जो सिस्टम है, हम लोग जो सिस्टम है उसको छोड़कर जो चारों तरफ वाला एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सराउंडिंग, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिवर्स, तो यूनिवर्स मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिए वो यूनिवर्स बन गया, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट तुमको पूछा जाएगा। तो अभी हम जस्ट लिखवाने वाले हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो अच्छे से देखना और याद भी करना, तुम भाई पहले कर दे। तो अभी उस सब को पढ़ने से पहले एक चीज सीख लो, जिस सैन कन्वेंशन बोलते हो, क्या बोलते हैं, सैन कन्वेंशन। इसका न्यूमेरिकल बनाने में बहुत यूज है थर्मोडायनामिक्स में। तो पहला है एक टर्म जिसका नाम है हीट, दूसरा टर्म है जिसका नाम है वर्क, और तीसरा टर्म है काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। क्या नाम है, इंटरनल एनर्जी। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हीट के बारे में। किसके बारे में, हीट के बारे में। क्वेश्चन में साफ साफ ये बात लिखा होगा, सुन लो भाई, हीट गेन बाय द सिस्टम या हीट गेन बाय द बॉडी। इसका मतलब हीट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर बोले हीट लॉस बाय द बॉडी, इसका मतलब क्यू क्या होगा, निगेटिव। याद रहेगा। दूसरा इंपोर्टेंट वर्क के बारे में, तो वर्क भी दो, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर बोले वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब वर्क क्या, पॉजिटिव। अगर बोल दे वर्क डन ऑन द सिस्टम, देखो सिस्टम के द्वारा वर्क डन लगाया गया तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव। और सिस्टम पे वर्क डन लगाया गया तो कैसा, निगेटिव। याद रहेगा। ये सब बात याद रखोगे, नहीं याद हो तो रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में तुमको साफ साफ लिखा होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब वर्क डन किसमें लोगे, माइनस पॉजिटिव में। बोलते वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब वर्क डन किसमें लोगे, निगेटिव में। अगर बोल दे फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब वर्क डन किसमें आएगा, निगेटिव में। अगर डरोगे नहीं ना निगेटिव में लाके, तो देख ले। चले आगे चले। तो बात हो रहा है क्या, ये सीख लिए, ये सीख लिए। दूसरा तीसरा टर्म है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। ये सब हम क्यों बता रहे हैं ना, अभी फर्स्ट लॉ पढ़ोगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है Q इक्वल टू U प्लस AT। क्या बोलता है, सॉरी, Q इक्वल टू U प्लस W, ठीक है। तो हीट इक्वल टू U प्लस W होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो अभी इससे पहले यही सब कुछ समझना जरूरी है। जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़े, हीट। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े, वर्क। अभी अब पढ़ने हम लोग इंटरनल एनर्जी। तो इस सब का सैन कन्वेंशन पढ़ रहे, यूज होता है इसका सैन कन्वेंशन। अगर बोल दे क्वेश्चन में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसका मतलब यू कैसा, पॉजिटिव। अगर बोल दे डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब यू कैसा, निगेटिव। याद रहेगा पूरा बात, सही बताओ ना। अभी इसके नीचे लिखोगे तुम लोग
क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन एसोसिएटेड विद वॉल्यूम। आप हमको अभी हम लोग पहले वर्क डन पढ़ेंगे सबका, तो बोल रहा वर्क डन बताइए एसोसिएटेड विद वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ अगर हमको वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर ऑफ ए गैस, मान लो एक कंटेनर है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन मतलब ऊपर में जो पावर नहीं। फर्स्ट लो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा नीट का क्वेश्चन इसी से बनेगा। इधर आ जाओ, समझ में इधर आ जाओ। देखो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये एकदम बेसिक है, इतना बात पता रखोगे। कभी कभी नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, पता है तुमको कौन इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल देता है। तो तुमको सब याद होना चाहिए। देखो अभी आज के क्लास से मेरे से न्यूमेरिकल, तो आज जो हम पढ़ाए से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, रियलिटी हम तुमको बता रहे हैं। कल जो हम पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट क्लास, इसका थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग लॉ पढ़ने वाले, थर्मोडायनेमिक्स लॉ फर्स्ट सेकंड, ये दोनों लॉ से नीट में कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग क्या करना, अच्छी तरह से वो लॉ पढ़ना। बट अभी तुम लोग इसका मतलब ये अच्छा से नहीं पढ़ते, नहीं, ये भी पढ़ना अच्छा से, क्योंकि इसका एग्जांपल डायरेक्ट पूछता है। इधर देखो बच्चे, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी जो भी हम लॉ पढ़ेंगे ये एप्लीकेबल है थ्री फेज के लिए, मतलब किसके लिए? सॉलिड के लिए, किसके लिए? लिक्विड के लिए, किसके लिए? गैस के लिए, तीनों चीज के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, सिस्टम। सिस्टम तीन तरह का होता है, कितने तरह का होता है? तीन तरह का। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो ओपन सिस्टम, पहला सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं क्लोज सिस्टम, और तीसरे को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सुनो, हम जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ाएंगे इसमें कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये दोनों से तुम्हारा क्वेश्चन एक न एक मिलेगा इस बार, ठीक है। तो अच्छे से देखना। आ जाओ वैसे यहाँ पर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इस तीनों सिस्टम में क्या क्या खूबी है समझिएगा। ओपन सिस्टम मतलब तुम लोग चाय पीते हो, चाय कप लिए और कप को ऐसे रख दिए और उसमें चाय रखा हुआ है गरम गरम, देखते हो चाय ठंडा होता है, ऊपर से हीट भी निकलता रहता है, यूं 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 जाता रहता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, ओपन सिस्टम है। तो देखना ओपन सिस्टम में क्या होता है, तो हीट का ट्रांसफर होता है और उसके साथ साथ मास का ट्रांसफर होता है। कहां? ओपन सिस्टम में। जैसे एग्जांपल हो गए हम लोग, और एग्जांपल हो गया ओपन सिस्टम का, जैसे मान लो ये कप है या कोई वेसल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और आग पे रखा हुआ है, इसके अंदर से क्या हो रहा है? एवोपरेट हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। तो यहाँ पे मान लो ये कोई सिस्टम है, इससे मास भी निकल रहा है और हीट भी निकल रहा है, हीट मतलब टेम्परेचर भी निकल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो याद रखना ओपन सिस्टम में ये दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम, जैसे मान लो कुछ हम लगा दिए, कुछ आग पे रख दिए, कोई कंटेनर वगैरह, और उसके ऊपर ढक दिए किसी चीज से, तो ये कैसा सिस्टम हो गया? क्लोज सिस्टम। क्या यहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है? हाँ, सिर्फ हीट का ही ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आइसोलेटेड सिस्टम। तुम लोग थर्मस देखे हो, व्हाइट कलर का एक थर्मस होता है जो गर्मी में हम लोग उसमें ठंडा पानी रखते हैं तो बहुत देर तक ठंडा रहता है। और उसमें अगर चाय वगैरह रखते हैं, जो है ना चाय कॉफी वगैरह नहीं रखते थर्मस में, तो उसमें रखते हैं, तो वो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। न वहां हीट का ट्रांसफर होता है, न वहां मास का ट्रांसफर होता है, याद रहेगा। तो ये थर्मस एग्जांपल हो गया जिसमें चाय भरा होता है, किसका एग्जांपल हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम का, ये याद रहेगा ये बात। चले आगे, ये इतना समझ गए तो इधर आ जाओ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो तरह का प्रॉपर्टी है, देखना। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चले तुमसे पूछेगा व्हाट इज इंटेंसिव एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव। तो सुनना मेरा बात, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? जो इंडिपेंडेंट हो अमाउंट ऑफ हीट, मतलब के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो डिपेंड करे उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में मास का नाम आ रहा है? नहीं, दिस इज कॉल्ड, बोला ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन डेंसिटी तो है भाई, डेंसिटी में तो आ रहा है, डेंसिटी इक्वल टू मास बट्टा वॉल्यूम आ रहा है ना। तो बोल रहा है क्या कि डेंसिटी इक्वल टू मास बट्टा वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी आता है इंटेंसिव में। तो एक नोट है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे तो वो इंटेंसिव बन जाता है। जैसे कि मास में मास तो आ ही रहा है और वॉल्यूम में भी मास आ रहा है, तो ये दोनों कैसा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करता था। तो हीट, एरिया, फोर्स, एनर्जी, एंट्रोपी को हम लोग डेल एच से दिखाते हैं, और है ना गिब्स फ्री एनर्जी को डेल जी से दिखाते हैं, इंटरनल एनर्जी को डेल यू से दिखाते हैं, और इंथैल्पी को डेल एच से दिखाते हैं। तो ये सब चीज, ये चारों चीज रट लो भैया, ये चारों चीज कैसा प्रॉपर्टी है, तो ये चारों चीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और मास भी हुआ और वॉल्यूम भी हुआ। यहाँ पे मास नहीं लिखा तो लिख लो भैया मास, तो मास भी एक्सटेंसिव है ना भाई। तो हम नहीं बोले हैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव को रेशियो किए तो डेंसिटी बन गया ना, डेंसिटी दो एक्सटेंसिव है तो एक इंटेंसिव बन गया। तो डेंसिटी किसके अंदर आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच किसमें आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करता मास पे, देख जो डिपेंड करता है मास पे, देख लो यहाँ। चले आगे। अरे एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझ गए ना, बना लोगे ना। तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला यही सब है, बस इधर आ जाओ। बोला डेंसिटी को तो मास बट्टा वॉल्यूम, यही एक एग्जांपल है जो दोनों हो गया एक्सटेंसिव लेकिन बन के क्या आया, इंटेंसिव। अब एक टर्म और है जिसका नाम है स्टेट फंक्शन, और एक टर्म और है जिसका नाम है पाथ फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है अगले क्लास में डिटेल बताएंगे, बट अभी समझो। which depend upon initial state to final state सिस्टम के, ये होता है स्टेट फंक्शन। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ए है और जैसे मान लो ये एक पॉइंट बी है, तो ये डायरेक्ट आ गया इनिशियल से फाइनल, ऐसे ना आया, डायरेक्ट ऐसे आया। तो जो डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और जो पूरे पाथ पे डिपेंड करता हो, इस पे डिपेंड करता हो, इस पे डिपेंड करता हो, तो पाथ पे जो डिपेंड करता हो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो बोला स्टेट फंक्शन क्या होता है, which depends upon initial state and final state of the system। एग्जांपल के तौर पे टेंपरेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। ठीक है, अरे बोलो ना। दूसरा पाथ फंक्शन क्या होता है, तो विच डिपेंड अपॉन पाथ, जो किस पे डिपेंड करता है, पाथ ऑफ प्रोसेस पे। जैसे एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, जो एग्जांपल हो गया वर्क, ये एग्जांपल हो गया हीट, किसका एग्जांपल है, पाथ का। चले आगे। जैसे एग्जांपल को समझो तुम लोग, यहाँ पे समझो। मान लो ये ए है और मान लो ये बी है, ठीक है। यहां से यहां जाने का एक रास्ता, यहां से यहां जाने का दूसरा रास्ता, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता। तो देखो ए से बी जो गया तो डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल गया शॉर्टकट, तो उसको बोल देंगे स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का दिस एग्जांपल, ठीक है। और देखो डायरेक्ट ए से बी ऐसे भी जाएगा और ए से बी ऐसे भी जाएगा, तो ये इनिशियल से फाइनल डिपेंड नहीं किया, ये पाथ पे डिपेंड किया। तो जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं विच डिपेंड अपॉन पाथ, इंटायर पाथ, पूरे पाथ पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का एग्जांपल होता है डिस्टेंस, वर्क एंड हीट। तो अगले क्लास में इस पे डिटेल बात करेंगे और न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। ओके, बोलो ना, है ना। तो चलो इसके लिए इतना ही पे आज हम छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम लोग नोट वगैरह बना लियो। तो चलो हम लोग मिलते हैं, टाटा बाय बाय। शेयर कर दो मेरा चैनल को यार प्लीज। चलो बाबू लोग, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। और दोनों काम समझते हुआ करना। सबसे पहला काम कि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का। फर्स्ट लॉ में डिफरेंट प्रोसेस पे कैसे कैसे काम करता है फर्स्ट लॉ। जैसे कि 5 तरह का प्रोसेस है। पहला आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक, तीसरा आइसोकोरिक, उसके बाद है ना पॉलीएटॉमिक, मतलब 5-6 प्रोसेस है। उस पे देखेंगे फर्स्ट लॉ पे क्या क्या डिपेंड है। नीट के एग्जाम में तुम्हारा फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन आएगा और डिफरेंट टाइप का जो प्रोसेस है उस पे क्वेश्चन आएगा। तो चलो हम लोग शुरू करें पढ़ना, और आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेडी करते हैं पढ़ना, स्टार्ट। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। देखो केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है और फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है। तो हम बात करें फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स का बात नहीं कर रहे। तुम लोग सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी वगैरह वहां पढ़ते हैं और यहाँ नहीं पढ़ते। यहाँ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। रेडी करें, चलो। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ होता क्या है, ये कुछ थ्योरी है, अपना देख लेना, स्क्रीनशॉट खींच के पढ़ लेना। हम तुमको जो काम का जिससे न्यूमेरिकल बनेगा और जो कंसेप्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। तो रेडी करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या है, इसको अपना थ्योरी को पढ़ लेना। हम बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए इस y एक्सिस में हम क्या रखें,
प्रेशर को, P मतलब प्रेशर को और V मतलब वॉल्यूम को। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम तीन पाथ बनाए, तीन रास्ता बनाए, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। तो मान लेते हैं ये कोई A नाम का कैपिटल A और ये कोई B पॉइंट कैपिटल B, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोले इनिशियल और B पॉइंट को बोले फाइनल। जैसे कि मान लीजिए इनिशियल से फाइनल के पास गए तो रास्ता नंबर 1, पाथ नंबर 1 इधर से गए स्मॉल a होते हुए, दूसरा स्मॉल b होते हुआ, तीसरा स्मॉल c होते हुआ। तो कितना पाथ है? 3 पाथ है। कौन कौन? a b और c। हमको बताओ तो इस सब में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन है? b। और a और c क्या है? सेम है। अरे सेम है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुमको समझने आपको करना, देखो पाथ सिस्टम चेंज इट्स स्टेट थ्रू पाथ ए। सिस्टम जो है चेंज कर रहा पाथ ए से, तो हम ये कहीं पे अगर ऐसा लगाए ना डेल डेवा इसको बोलते हैं, ये भी स्मॉल चेंज है, इसको भी डेवा बोलते हैं, स्मॉल चेंज होता है, ये भी स्मॉल चेंज होता है। तो डरने का जरूरत नहीं है, तुम क्यू बोलो या डेवा लगा दिए, इसका मतलब स्मॉल चेंज। तो बोलना पहला इंपॉर्टेंट लाइन, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम दिस प्रोसेस। हीट कितना है ए सिस्टम के लिए? पाथ ए के लिए क्या है? क्यू ए। तो हम लिख दिए डेवा क्यू। ठीक है। अब इसके अंदर बर्डन कितना ए के लिए? तो बोलेंगे डेवा डब्ल्यू ए। डब्ल्यू मतलब वर्क, ए मतलब पाथ ए वाले के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पाथ बी पे चलते हैं, तो हम लोग क्यू और डब्ल्यू देख लिए, किसके लिए? पाथ ए के लिए। दूसरा पाथ बी को देखो तो हम हीट कितना बोल रहे हैं? इसके अंदर का हीट को बोले क्यू ए, वर्ड को बोले डब्ल्यू ए। इसके अंदर के क्यू को बोले क्यू बी और वर्ड को बोले क्यू डब्ल्यू बी। और है ना इसके अंदर को बोलेंगे क्यू सी और इसके वर्ड को बोलेंगे डब्ल्यू सी। समझ में आ रहा है क्या? तो चलो हम लिख दिए, इतना काम के लिए। आप बोल रहे हैं क्या? वर्क डन लिख दिए हम लोग डब्ल्यू। बोला कैसे आप निकालिएगा पाथ ए और पाथ बी के बीच में? तो बोलेंगे क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए। देखो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है? क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो तो u तुम बाहर निकालोगे तो q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अरे भैया यहां से तुम u बाहर निकालोगे, u बाहर निकालोगे तो q माइनस डब्ल्यू नहीं होगा? अरे होगा ना। तो तुम यहां पे लिख लो a के लिए, पाथ a के लिए और इक्वल पाथ b। तो पाथ a का कितना है? तो देखो हम बोले पाथ ए और पाथ बी, तो पाथ ए का हीट माइनस डब्ल्यू कर दिए और हीट माइनस डब्ल्यू कर दिए। ठीक है। तो यहां पे हम लिख दें यू ए वाला, यू मतलब इंटरनल एनर्जी इक्वल टू यू बी वाला। अरे यू के ही जगह ना लिखे क्यू माइनस डब्ल्यू और यू के ही ना जगह लिखे क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ए वाले के लिए और ये बी वाले के लिए। तो ऐसे निकाला जाता है। समझ में आ गया? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इधर आ जाओ। वैसे तुमको ये इससे क्वेश्चन आएगा, हम सिखाएंगे तुमको क्वेश्चन बनाना, अभी टेंशन नहीं लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि मान लीजिए Q इक्वल टू U प्लस W होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इक्वल टू हीट। समझ में आ गया? तो ये Q इक्वल टू हीट, हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रहेगा? तो हम इस Q के जगह D भी लगा सकते हैं। D मतलब स्मॉल चेंज, D मतलब स्मॉल चेंज। दूसरा यहां पे हम DU भी लिख सकते हैं और DW भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आंख बंद करके तुम याद कर लो W इक्वल टू Q इक्वल टू U प्लस W। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, तो ये यही बात है, यही फर्स्ट लॉ है, लिख दिए। तो बोला फर्स्ट लॉ जो है, तो हम अगर U निकालेंगे तो Q माइनस W भी हो जाएगा। याद रखोगे? हम डिफरेंट प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी हम सिखाएंगे। इसलिए बोला Q इक्वल टू U प्लस W, तो हम ये भी डेवा भी लगाते। डेवा मतलब भी स्मॉल चेंज। अब देखो ये क्वेश्चन सब पूछा है तुम्हारा थ्योरेटिकल। बोल रहा फर्स्ट लॉ जानते हैं Q इक्वल टू U प्लस W होता है, तो आप हमको बताइए फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एवरी प्रोसेस। एवरी प्रोसेस मतलब अभी हम 5 तरह का प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, पॉलीएटॉमिक। ठीक है। ये पांचों तरह का प्रोसेस में ये फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है और देखेंगे फर्स्ट लॉ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इधर आ जाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसके बेस पर बनाया गया है? तो बोलोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। किसके बेस पे बनाया गया? इंटरनल एनर्जी। जो लाइन हम लिखे समझ जाओ, इंपॉर्टेंट है भाई, हम ऐसे कोई फालतू लाइन नहीं लिखे तुम्हारे लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है? तो बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी याद रखना, तुमने क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है, तो बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बता दो। उसके बाद ये Q मतलब हीट, U मतलब इंटरनल एनर्जी एंड W मतलब वर्क डन। बोला ये तीनों का यूज जो आप करिएगा ना, तीनों को सेम यूनिट में रखिएगा। अगर E कैलोरी में ले रहे हैं तो EV कैलोरी में लीजिएगा, EV कैलोरी में लीजिएगा। E जूल में ले रहे हैं तो ये भी जूल में लीजिएगा, ये भी जूल में लीजिएगा। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? पक्का? रेडी? तो ये नॉर्मल बेसिक था, इसको तुमको याद करना है, ये चारों लाइन याद रखना है, चारों पॉइंट। और Q इक्वल टू U प्लस W फर्स्ट लॉ होता है। ये ग्राफ है, इसके अंदर चार हीट है, इसके अंदर वर्क डन है, उसके अंदर ये एक थ्योरी है, अपने से पढ़ लोगे। यहाँ पे हम बताएं कैसे कैसे लिया जाता है। वैसे इसका काम अभी नहीं आया, काम आएगा न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल से सिखा देंगे, ठीक है। तो चलो एक और चीज इधर देखते हैं। देखो डिफरेंट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंट प्रोसेस। तो आप लोग हेडिंग दीजिए डिफरेंट प्रोसेस, और उसके अंदर सबसे पहले लिखिए आइसोथर्मल। पहला क्या लिखना है? आइसोथर्मल, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आइसोथर्मल के बारे में। हम लोग डिफरेंट प्रोसेस पे पढ़ने जा रहे हैं कि फर्स्ट लॉ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। देखना, यही तुम्हारा अभी हम 5 प्रोसेस बताएंगे। इस 5 प्रोसेस को पढ़ने के बाद कैरनॉट इंजन पढ़ाएंगे और रेफ्रिजरेटर पढ़ाएंगे। तुम्हारा नीट का क्वेश्चन इसी से आएगा, इस चैप्टर से, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अरे सुन रहे हो? तो चलो शुरू करने। चलो हम लोग आ जाते हैं डिफरेंट प्रोसेस पे, और सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक होता क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोसेस का दूसरा नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आज के बाद याद रखना, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी या डेल वी क्या होता है? जीरो। याद रखना ये बात। चले आगे। चेंज वाला वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी। दूसरा काम का चीज देखो, हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी बोलते हैं। पी मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल। ये N की जगह तुमको म्यू मिल जाए तो डरना नहीं है। म्यू बोलो या N बोलो, नंबर ऑफ मोल ही होता है। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर। तो अभी इस प्रोसेस के लिए हमेशा यही लेना, तो वो याद नहीं करना, बस इतना याद रखना आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट करा। तो देखो ये म्यू देख रहे हो, म्यू नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है होता है। ये जो R है गैस कांस्टेंट होता है। और अभी इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। तो पता चला हमको कि सिर्फ क्या बच गया? P इक्वल टू T। तो क्या हम P बट्टा T इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं? क्योंकि सब वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो P बट्टा T लिख दिए इक्वल टू कांस्टेंट। पता चला P के साथ T का कैसा रिलेशन आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाने पर टेम्परेचर भी घट जाएगा। तो दो बॉडी बोलेगा। कितना बॉडी बोलेगा? 2 बॉडी सिस्टम। 2 बॉडी के लिए आप हमको क्या बताइए? ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में बोलेगा प्रेशर, मान लीजिए एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, एक का प्रेशर इतना दिया हुआ है, दूसरे का टेम्परेचर इतना दिया हुआ है। एक का प्रेशर P2 दिया हुआ है, दूसरे का टेम्परेचर T2, बताइए कितना होगा। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल देगा कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये लाइन लिखा मिल जाए तो समझ जाना आइसोकोरिक प्रोसेस था। लेकिन अगर वॉल्यूम इज कांस्टेंट नहीं लिखा तो लिख देगा ये सिस्टम, ये जो फिनोमेना, ये जो हो रहा है, कहां हो रहा है? तो आइसोकोरिक में हो रहा है। तो आइसोकोरिक मतलब क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। याद रहेगा ये बात। चलो
तो इतना करने के बाद हमको ये पता चला और हम दो बॉडी के लिए निकालते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, तो P1 बट्टा P2 इक्वल टू T1/T2 ये बन गया। आ गया। चलो एक चीज हम लोग सीख लिए। दूसरा चीज, क्या इस आइसोकोरिक में बर्डन पे कैसा इफेक्ट होगा? तो देखो, तो क्या हम एक फार्मूला बताए थे, W इक्वल टू P इंटू dV या P इंटू डेल V। अरे बोलो ना, है ना? तो यहां पर डेल V क्या है? 0 या dV क्या है? 0। तो 0 इंटू P कितना? 0। इसका मतलब वर्क डन जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में कैसा होता है? अरे बोलो ना, 0 होता है। याद रहेगा, रट लो सीधा। तुमको ना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा हीट दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, बताइए वर्क डन कितना होगा जब प्रोसेस आइसोकोरिक होगा तब, और ऑप्शन में लिखा रहेगा 0। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 0 भी रहेगा, तो तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा तब ना कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता था? 0, जिसकी वजह से वर्क डन क्या होता था? 0। मतलब वॉल्यूम होता था कांस्टेंट, वर्क डन 0। समझ में आ गया? अरे बोलो ना, है ना? तो डायरेक्ट याद रखना। अब देखो, अब हम लोग एक चीज देखो, तो यहीं पे गंदा कर रहे हैं। इधर देखो क्या दिखा दे रहा है। चलो देखो, हम लोग जानते हैं U इक्वल टू Q प्लस W, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। अरे बोलो ना, है ना? जी सर। गलत बोल रहे हैं। क्या था? Q इक्वल टू U प्लस W था। फर्स्ट लॉ क्या था? ठीक, तो Q इक्वल टू U प्लस W लिख दिए। ठीक, ये गलती हो गई। चलो, Q इक्वल टू U प्लस W लिख दिए। अब देखो, अभी कौन सा प्रोसेस है? वर्क आइसोकोरिक। अब इस आइसोकोरिक में हमको पता है वर्क डन क्या है? 0। तो इसके जगह पे हम dQ भी तो लिख सकते हैं, du भी तो लिख सकते हैं, डेल Q भी तो लिख सकते हैं, डेल U भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चला कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, तो फर्स्ट लॉ पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट लॉ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी और हीट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। U मतलब इंटरनल एनर्जी और Q मतलब हीट, इक्वल हो गया ना? अरे नहीं हो गया इक्वल? तो एक और फार्मूला, इतना काम होने के बाद आगे चलते हैं। इंटर Q हीट का फार्मूला क्या होता है? तो देखो, हीट का दो फार्मूला, एक होता है Q इक्वल टू, सॉरी, इंटरनल एनर्जी का दो फार्मूला, एक होता है U इक्वल टू म्यू CV डेल T, या फिर म्यू की जगह n भी बोल सकते हो तुम। n बोलो या म्यू बोलो, बात क्या है? सेम है। n मतलब नंबर ऑफ मोल या म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल। तो बोल रहा अगर तुम प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये CV का वैल्यू, CV को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट, देखो, डेल U इक्वल टू म्यू CV डेल T या फिर म्यू CP डेल T, दो फार्मूला होता है। ठीक है, ये देखो मेरे बाबू, ये म्यू मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल। इसको n से भी दिखा सकते हो, इसको भी n से दिखा सकते हो। लेकिन ये CV क्या है? तो CV का फुल फॉर्म है, सुनो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। तो अभी CV लगेगा कि CP लगेगा? CV लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कौन वाला फार्मूला आएगा? CV वाला। तो फार्मूला रख लो कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है कहां? आइसोकोरिक में। क्या चीज? म्यू इक्वल टू CV डेल T। म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m बट्टा कैपिटल M, स्मॉल m बट्टा कैपिटल M। लिख दिए। CV मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल T मतलब चेंज इन टेंपरेचर, ज्यादा माइनस कम। इतना बात क्लियर हो गया? अब देखो, तो क्या तुमको पता है ना UQ के इक्वल, तो पता चला जितना इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही हीट भी होगा। तो याद रख लो, आइसोकोरिक में हम चार्ट भी लिखवाएंगे, एक लिस्ट लिखवाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। उससे पूरा एक लिस्ट कराएंगे, उसमें सब कुछ डाल देंगे। तो लिस्ट लिखवाते समय अभी इतना याद रखो कि Q मतलब हीट, U मतलब इंटरनल एनर्जी, ये दोनों का फार्मूला सेम होगा कहां? आइसोकोरिक प्रोसेस में। इतना समझ में आ गया? अरे बोलो ना, है ना? चलो, देखो, तो इतना बात क्लियर हो गया तुम लोग को? आगे चलो, देखो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफ। तो ग्राफ डायरेक्ट याद कर लेना। एक चीज हम बता रहे, देखो, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट हो, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे सिखा रहे, समझना, इधर रखे क्या चीज? प्रेशर, और इधर क्या चीज? वॉल्यूम। तो y एक्सिस में प्रेशर रखे और x एक्सिस में वॉल्यूम रखे, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा।
ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन इसको बोलते हैं, ये देखो अभी कौन सा, अभी क्या चीज है आइसोकोरिक, तो क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बोल रहा है क्या कि ये वॉल्यूम जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन बता रहा है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा पीवी भी और टी का ग्राफ, भी मतलब वॉल्यूम और टी मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ, तो V वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कितना होगा, तो इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम, तो ये लाइन बता रहा है क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। लेकिन P और T का ग्राफ, तो P T तो इसमें है नहीं, लेकिन पता चला था ना P इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अरे बोलो ना। तो ये जो लाइन होता है, ये लाइन बताता है कि भैया प्रेशर जो है आपका वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये स्लोप थीटा बताता है NR/V। तो देखो यहां से इस ग्राफ को याद रखना, P और T के बीच का ग्राफ ऐसा होता है। क्वेश्चन है नीट का, सुनो। बोल रहा है क्या, मान लीजिए एक प्रेशर है और मान लीजिए ये टाइम है, सॉरी टेम्परेचर नॉट टाइम। बोला इसके एंगल का पहला जो स्लोप बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, पहला ग्राफ बन रहा है θ1 से, दूसरा ग्राफ बन रहा है θ2 से। तो किसका थीटा ज्यादा, θ1 ज्यादा कि θ2 ज्यादा, θ2 ज्यादा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। और देखो थीटा और v के बीच में कैसा रिलेशन, इनवर्स, कैसा रिलेशन, इनवर्स। इसका मतलब जिसका थीटा ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। तो पता चला कि इस V1 V2 में से कौन ज्यादा, ऑप्शन में लिखा हुआ था V1 V2 में से कौन ज्यादा, तो V1 ज्यादा V2 से, क्योंकि θ2 ज्यादा है θ1 से, क्योंकि थीटा इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। रट लोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, अब हम लोग दूसरे प्रोसेस पे। आप लोग लिखे आइसोकोरिक पढ़ लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस स्टार्ट करें। देखिए बाबू लोग, हम लोग दूसरा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रोसेस का नाम है आइसो। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पहला प्रोसेस क्या नाम था, आइसोकोरिक। कोरिक में क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो चलो सीखते हैं। अभी दो, एक ही प्रोसेस पढ़े, दूसरा प्रोसेस, अभी 5 प्रोसेस पढ़ेंगे। ये पांचों प्रोसेस पढ़ने के बाद एक हम लोग चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के अंदर सब कुछ हम लिख देंगे चार्ट के अंदर, ठीक है ना। पापड़ी चाट समोसा चाट नहीं है, चार्ट है, मतलब वो शॉर्टकट नोट बना के तुमको दे देंगे। चलो शुरू करें। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ये आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, तो सब आदमी इधर देखना और दिमाग और दिल दोनों खोल के सुनना। ये आइसो मतलब होता है सेम, और बैरिक मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुम लोग लिख लो, नहीं लिखते हो तो लिख लो, in this process pressure is constant। इस प्रोसेस में क्या, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो बोल रहा क्या कि Pv इक्वल टू nRT होता है। तो याद रखना प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब dP क्या होगा। देखो ये लड़के लोग हम एक चीज बता रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट बोले हैं तो dP 0 होगा, चेंज जो होता है ना 0 होता है। और क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, 0, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो चलो हम लोग इसको 0 बोल दिया, dP 0 बोल दिया। एक चीज देखना, हम PV/nRT बोले हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें पहले से n कांस्टेंट, n मतलब नंबर ऑफ मोल, इसमें पहले से R कांस्टेंट, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन इस प्रोसेस आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिए, तो पता चला V इक्वल टू T। क्या हम V इक्वल टू T को V/T इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो हमको V और T के बीच में पता करना है, तो पता चला V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एक नया रिलेशन बन के आया, V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर। तो दो बॉडी के लिए पूछे तो बोल देना V1/V2 इक्वल टू T1/T2। ख्याल करता हूं। देखो हम ए, उसमें भी ए, सबको एक जगह लिख लेना, अपने से नोट बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, तुम इतना कर लिए। दूसरा इंपोर्टेंट चीज वर्क के बारे में, पहले वर्क के बारे में सीखते हैं कि तुमसे पूछेगा आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, डायरेक्ट याद रखना। तो चलो इन दिस प्रोसेस P एंड डेल P क्या होता है, 0। P कांस्टेंट होता है, लेकिन ये डेल मत बोलो, D क्या बोलोगे, 0 होता है। dP वाला मतलब डिफरेंशिएशन वाला स्मॉल चेंज वाला प्रेशर 0 होता है। तो बोला क्या, W इक्वल टू P इंटू dB पढ़े हो ना, अरे dB पढ़े हो ना, P के साथ D नहीं लगता,
V के साथ D लगता है, V में चेंजिंग होता है। तो सुनो, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फार्मूला बन के आता है W इक्वल टू P V2 माइनस V1 या W इक्वल टू P इंटू डेल V इक्वल टू nRT। ये हो गया वर्क डन इन आइसोबैरिक। याद रहेगा, वर्क डन इन आइसोबैरिक। वहां क्या था आइसोकोरिक में? वर्क डन इन आइसोकोरिक क्या था? जीरो। याद रखना। आगे चलो, फर्स्ट लॉ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू U प्लस W होता है। इस उसका फर्स्ट लॉ तो बोल रहा है क्या, Q क्या होगा इसमें, हीट कैसा होगा? तो बोलोगे हीट का फार्मूला होगा म्यू Cp डेल T। Cp मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल या फिर n से भी बोल सकते हो, T मतलब चेंज। और इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? म्यू Cv डेल T। यहाँ पे म्यू Cv ही आएगा इंटरनल एनर्जी में, याद रखना। दूसरा बर्टन का फार्मूला ये लिखो, P डेल V लिखो या nRT लिखो, बात बराबर है, ठीक है। डेल T होगा nR डेल T, ये दोनों सब सेम है। आगे चलें, बात कर रहे ग्राफ पे कि डी चौथा क्या था, ग्राफ। स्लोप बोल रहा है PV कर्व का जो स्लोप है dP बाय dV क्या होता है? जीरो। तो मान लो ये इधर प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा? ऐसा। ये लाइन क्या बता रहा है कि इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट। दूसरा VP का ग्राफ, ये लाइन बता रहा है कि इसमें क्या कांस्टेंट? प्रेशर। तो तुम बोलोगे सर ऐसे ग्राफ क्यों देखा है, ऐसे क्यों नहीं देखा है? तो बोला अगर ऐसे मतलब V वर्सेस P है तो dV बाय dP यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, जीरो नहीं होता है। बस इतना याद रखो कि V और P में ये कांस्टेंट है प्रेशर। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये इससे क्वेश्चन आया तुम्हारे एम्स में, बोला V मतलब वॉल्यूम, P मतलब टेम्परेचर। तो बोल रहा क्या, दो बार थीटा बनाए, दो एंगल पे स्लोप बना, एक पे T1 एक पे P2। तो बोला अगर हम पहला थीटा एंगल 1 थीटा 1 से बनाते तो P2 मिला और थीटा 2 से बनाते हैं तो P1 मिला। अब तुम बताओ दोनों में से किसका थीटा ज्यादा? थीटा 2 का। तो जिसका थीटा के साथ P का कैसा रिलेशन होता है? तो थीटा के साथ P का भी इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो इसका मतलब थीटा किसका ज्यादा है? 2 का। अरे 2 का है ना, थीटा किसका ज्यादा? 2 का। किससे? 1 से। इसका मतलब P1 P2 में कौन ज्यादा? P1 ज्यादा। किससे? P2 से। अरे नहीं सर, समझ गए? चलो, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लिखो तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी देखो, अभी पेशेंस रखना, हम सब प्रोसेस पढ़ा देंगे, उसके बाद हम तुमको पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है? अभी पेशेंस रखो, कल हम इस चैप्टर का पूरा प्रोसेस भी खत्म कर देंगे और है ना तुम्हारा ये क्वेश्चन बैंक वगैरह भी सॉल्व कर देंगे। तो कल का इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, कल जो टॉपिक होगा। आज पढ़ने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, ठीक है? ये आइसोथर्मल कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। आज हम लोग तीसरा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं आइसोथर्मल। देखो 3 तरह का प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। ये तीनों पढ़ चुके हैं, अभी आज आइसोथर्मल पढ़ लेंगे। उसके बाद एडियाबैटिक पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीएटॉमिक पढ़ेंगे। हम लोग का ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक चार्ट पढ़ेंगे, पूरा चार्ट में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अभी इतना याद रखो कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो देखो हम बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज समझने की कोशिश करना। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, और थर्मल मतलब टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा इस प्रोसेस में? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है? लेकिन प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा। तो तुमको पता है ना, ये लाइन पढ़ लेना, क्या बोल रहा है? इन दिस प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दो बार टेम्परेचर लिखा गया, कोई बात नहीं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखोगे, हम लोग पढ़े थे PV इक्वल टू nRT, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अरे नहीं पढ़े थे? PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम और T मतलब टेम्परेचर। तो देखो हम अभी इस प्रोसेस में आइसोथर्मल मतलब क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो चलो हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं। R मतलब गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है। N मतलब नंबर ऑफ मोल, ये भी कांस्टेंट होता है। तो बच क्या गया? तो बच गया PV इक्वल टू, ये सब क्या होगा? कांस्टेंट। तो अब लिख दिए PV इक्वल टू कांस्टेंट। अब तुमसे पूछेगा P और V में कैसा रिलेशन? तो बोलोगे P एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P और V में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो बॉडी के लिए क्या बोलेंगे? दो बॉडी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है क्या? ये दोनों याद रखना।
चलो इक्वेशन ऑफ मोशन हम सीख लिए, हर इक्वेशन में तो ऐसे ही ना सीख रहे थे। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल क्या होता है, रट्टो मेरे साथ, W इक्वल टू P डेल V भी हो सकता है या फिर P इंटू V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो। एक चीज और सुनो, हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है, क्या हम इस PV के जगह पे nRT भी तो लिख सकते हैं? तो यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 क्या nRT, ठीक है। अब देखो जब इस nRT का इंटीग्रेशन किया गया तो फॉर्मूला बन के आता है W इक्वल टू 2.303 nRT log V2 बट्टा V1। V2 मतलब वॉल्यूम, V1 मतलब वॉल्यूम। क्वेश्चन में बोलेगा कि एक कंटेनर है, बताइए वर्क डन मतलब उसके अंदर का वॉल्यूम हो गया 20 से 40 लीटर। कितना हो गया, 20 लीटर से 40 लीटर। इसका मतलब V1 कितना 20, V2 कितना 40, तो लिखेंगे 40 बट्टा 20। उसको सॉल्व करके लॉग का वैल्यू तुमको लिखवा देंगे, लॉग भी पढ़ा देंगे, इसके बाद टेंशन मत लो। दूसरा, अगर प्रेशर इन टर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, प्रेशर के टर्म में है, तो बोलोगे 2.303 nRT log P1 by P2। तो याद कर लिए वर्क डन इन आइसोथर्मल क्या होता है, 2.303 nRT log P1 by P2 V2 by V1 याद रहेगा। अब log V1 by P2 log V2 by V1 कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखाएंगे, परेशान नहीं होना। चलें, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करेंगे, हर इक्वेशन में पढ़ रहे थे ना हर प्रोसेस में कि फर्स्ट लॉ पे कैसा इफेक्ट होगा। तो बोल रहा है देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहली बात तो है आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है, तो बोला इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। तो याद रखोगे आइसोथर्मल में क्या क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है। तो जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है तो du मतलब स्मॉल चेंज, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। जब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है तो जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे किसी भी कांस्टेंट का तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है क्या? अरे बोलो ना यार। तो चलिए हम लोग जान लिए कि du डेल u बोलो या du बोलो क्या हो गया 0। कहां, आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। तो बोलोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी या du 0 होता है। याद कर लेना, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा तुमसे। दूसरा, जब तुम फर्स्ट लॉ, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ, क्या फर्स्ट लॉ इसी को बोलते हैं। तो Q इक्वल टू U प्लस W। अब तुमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्वेश्चन में बोल दिया, इसका मतलब क्या 0, क्या कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मतलब इसको हम को 0 बोलते हैं, du लगा के इसको 0 बोल दिए, या d भी लगा सकते हो या डेल भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो d लगा दिए 0 हो गया, तो पता चला कि q क्या किसके इक्वल आ गया, q w के इक्वल आ गया। ये डेल भी लिख सकते हो, d भी लिख सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। तो लिख दो, तो पता चला dq इक्वल टू dw इक्वल टू 2.303 nRT log V2 बट्टा V1 या फिर P1 by V2 लिख सकते हो क्या? तो याद रखना, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, बोलेगा एक कंटेनर है उसके अंदर पानी रखा हुआ है जो, लेकिन साफ साफ बोल देगा क्वेश्चन में कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल।